हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर का जो जूलॉजी वाला सेक्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 151 क्वेश्चन। इसमें कॉलम्स को मैच करना था। जैसे मैं सिंपली आपको बता देती हूँ, इसका आंसर थर्ड आएगा, क्योंकि जो ZYA जो सीक्वेंस ऑफ जीन्स होता है तो Z कोड करता है फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई कोड करता है परम्यूज एंड ए कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज। और जो जीन आई है वो थोड़ा अपस्ट्रीम टू द जीन्स ऑफ दीज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है, इसीलिए इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हुई हैं। फर्स्ट है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू एंड सेकंड इज कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। इसका आंसर भी थर्ड होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। बिकॉज लिगामेंट्स डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और कार्टिलेज डेंस रेगुलर नहीं होता बल्कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, असर्शन और रीज़न। तो हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वन है, amniocentesis for sex determination is one of the strategies of the reproductive and child health care program. सेकेंड इज, इसका रीज़न ये है क्योंकि बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस चेक्स द इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है और सेकंड वाली ठीक है। जो एमनियोसेंटेसिस है वो रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है, बल्कि वो तो मिसयूज़ है। जो कि रीज़न में दिया हुआ है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर इस पे बैन लगाया है तभी जाके फीमेल फिटिसाइड पे चेक कंट्रोल हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। इसमें लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। जैसे फर्स्ट वन इज़ कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है, तो हम देखते हैं कि जो सेकंड है बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ये होता है बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट इज़ फाइब्रस जॉइंट, ये बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन्स। एंड नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट्स, इट इज़ बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो जो इसमें लगाया हुआ है थर्ड, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट इज वास डिफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट 2 करके, तो ये चीज़ क्वेश्चन पेपर को थोड़ा टफ बना देती है। जैसे किसी क्वेश्चन पेपर में मैच वाले होते हैं तो मतलब लिस्ट 1 को 2 से मैच करो, उससे थोड़ा इजी हो जाता है, आप थोड़ा आइडिया लगा पाते हो। लेकिन इस बार ये था कि जो आंसर्स थे ABC, AC, ऐसे ये वाली जो चीज़ें होती हैं और स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले, वो थोड़ा क्वेश्चन पेपर के लेवल को हाई बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। Next is, which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment? तो इसका आंसर होगा थर्ड, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ये अर्ली ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए अच्छी टेक्निक नहीं है। जो बाकी अदर हैं जैसे एलाइजा, PCR और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये लैब की टेक्निक्स हैं और ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है, ये ज़्यादा बेटर होती हैं फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज़। Next is 157. Which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly? इसका आंसर होगा थर्ड, गोनोरिया, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो अगर अर्ली और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो ये ट्रीट हो सकती है, कम्प्लीटली क्योरेबल है। बाकी आपको पता है कि ये वायरल डिजीज़ हैं और ये क्योरेबल नहीं होती हैं। वायरल में भी एक डिजीज़ है जो जेनाइटल वार्ड्स होती है, वो अगर मतलब अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसका क्योर होता है, लेकिन बाकी जो वायरल डिजीज़ हैं उनका क्योर नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरियल्स का हो सकता है और जो वायरल में जेनाइटल वार्ड्स है उसका हो सकता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? इसका आंसर होगा प्रॉब, क्योंकि प्रॉब को तो हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस या किसी
स्पेसिफिक थिंग को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि क्लोनिंग वेक्टर। जबकि हमें पता है ये बैक, यैक और PBR322 ये तो बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाने वाले क्लोनिंग वेक्टर हैं। बैक जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, ये मैच करने वाले हैं। ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा आइडिया लग जाता है हमें। नेक्स्ट है CCK, इसमें हम देखते हैं CCK, GIP, ANF एंड ADH। CCK मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन, ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है, तो इसका हम देख लेते हैं आंसर, सेकंड होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं वो सिक्रेट करती है। नेक्स्ट इज़ ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट वहाँ से रिलीज़ होता है। एंड ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और किडनी पे फंक्शन करता है। इसका बेसिकली काम होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। Then next question is which of the following are not considered as the part of endomembrane system। तो इसमें हमें पता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, तो इसका आंसर होगा थर्ड, मींस ACE ही इसका पार्ट नहीं है, बाकी इसका पार्ट है। जैसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते हैं मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चार ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा जैसे ऑप्शन में दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ये इसके पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स वाला ही है। टीनिया सोलियम को मैच करना है, मतलब ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं तो उनके साथ मैच करना है। टीनिया, पैरामीशियम, पेरीप्लानेटा एंड फेरेटिमा। टीनिया सोलियम जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थस में आता है तो इसमें फ्लेम सेल्स होंगी। इसका 161 का फोर्थ वाला करेक्ट होगा। जैसे फर्स्ट का थर्ड फ्लेम सेल्स होंगी। देन पैरामीशियम जो कि स्पोरोजोम प्रोटोजोआ है, इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें होती हैं। नेक्स्ट पेरीप्लानेटा अमेरिकना, मीन्स कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो इसमें हमें पता है यूरिकोज ग्लैंड होंगी, और भी होती हैं इसमें, इवन किडनी भी होती हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। एंड फेरेटिमा मीन्स अर्थवॉर्म होता है, तो ये एनेलिडा से बिलोंग करता है, इसमें नेफ्रीडिया होते हैं। इवन जो ये मतलब कॉकरोच वाला है, इसमें और एक और क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ से भी हम इसके आंसर को कैच कर सकते थे। मतलब अगर ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन रहा है तो वो इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस एंटर द सीकम देयर बैकफ्लो इज़ प्रिवेंटेड बाय। तो यहाँ पे थोड़ा इजी था, मतलब दिमाग लगाना था कि क्या आंसर आएगा। अगर सीकम से आगे गया है सब्सटेंस तो पीछे ना आए, उसके लिए कौन सा स्फिंक्टर होगा, तो उसके लिए होगा इसका ऑप्शन है थर्ड, इलियोसिकल वेल्व। क्योंकि इससे पहले जो पार्ट है और इसके बाद में, तो दोनों के बीच में जो जंक्शन है वही वाला तो मतलब मोस्टली नाम होता है। जैसे अदर ऑप्शन है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये तो जो ईसोफिगस की स्टमक में ओपनिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई तो हमें पता ही है, जो हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट आती है और ड्यूडेनम में ओपन होती है, उसको गार्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, ये भी मैचिंग वाला ही है। इसका आंसर सेकंड होगा, क्योंकि ए जो फोबिया है वो होता है पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रिजोल्यूशन। ये रेटिना पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे जो हमारी सेल्स होती हैं रोड और कॉन सेल्स, वहाँ पे मैक्सिमली कॉन्सेंट्रेट होती हैं, इसीलिए। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस कोरोइड का ही पार्ट होता है, एक्स्ट्रा मतलब जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई होता है वहाँ पे, और ये कलर्ड हो जाता है, कलर्ड पोर्शन होता है दैट रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट, दिस इज़ द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा हमें पता ही है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारी आई की 3 लेयर होती हैं, जो आउटर है वो स्क्लेरा, देन मिडल में कोरोइड, एंड जो इंटरनली है बिल्कुल जो
विट्रस चैम्बर के कांटेक्ट में है, दैट इज़ रेटिना, और उसी पे रॉड और कॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उसी पे जो गैंग्लियंस हैं और नर्व सेल्स हैं वहीं पे प्रेजेंट होती हैं इंटरनली। दिस वन इज़ ऑल्सो मैचिंग टाइप क्वेश्चन। इसमें मैच करना है, मतलब इंटरैक्टिंग स्पीसीज़ को नेम ऑफ इंटरैक्शन से। इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि पढ़ लेते हैं, ए लेपर्ड एंड द लायन इन ए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, तो इनके बीच में तो ऑब्वियस है कंपटीशन ही होगा, ये सेम ही स्पीसीज़ हैं, मतलब जीनस इनका एक ही होता है, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, बट इनकी जो हैबिटेट है पूरा वो क्योंकि सिमिलर है तो ऑब्वियस इनमें कंपटीशन होगा हर एक सब्सटेंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट बी है, ए कुकू लेइंग एग इन द क्रॉस नेस्ट, तो क्योंकि कुकू अपना नेस्ट नहीं बनाती है और इसके जो एग हैं उनकी साइज़, शेप और पूरा सिमिलैरिटी है क्रो के एग से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, वो उसमें रख देती है और ख़ुद उनको इंक्यूबेट नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट है फंजाई एंड द रूट ऑफ अ हायर प्लांट इन माइकोराइजे, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, इसमें दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है। इसमें फंजाई वाला जो पार्टनर है वो सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है, और जो प्लांट है वो क्योंकि खाना बनाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट यील्डिंग सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट वाले सब्सटेंसेस उसमें होते हैं, तो वो फंजाई को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है ए कैटल एग्रीट एंड ए कैटल इन ए फील्ड, कैटल एग्रीट एक टाइप का बर्ड है जो मतलब ओपन फील्ड में जहाँ पे कैटल्स होती हैं वहाँ उनके आसपास रहता है, क्योंकि जैसे ही कैटल्स मूव करती हैं थ्रू द ग्रास, वहाँ पे इंसेक्ट ऊपर आते हैं, मतलब वहाँ से बाहर आते हैं, तो कैटल एग्रीट वो बर्ड उनको ईजिली कैच कर पाता है, अदरवाइज़ उसके लिए डिफ़िकल्ट होता। तो इसमें एक स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है और कैटल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो अनअफेक्टेड रहती है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा कमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसी को टिक करना है, तो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज, इन नॉन प्राइमेट एनिमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड इस्ट्रस साइकिल, सही है, क्योंकि जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें इस्ट्रस बोलते हैं और प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फिर है बी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज़ कॉल्ड मेनोपॉज, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, प्यूबर्टी पे तो शुरू होता है लेकिन उसको मेनोपॉज नहीं मेनार्क बोलते हैं, मेनोपॉज तो लास्ट होता है जब 50 की एज में एंड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ ये भी ठीक है, मतलब टोटली तो नहीं होता बट इंडिकेटिव एक साइन हो सकता है। नेक्स्ट है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये भी सही है, मेनार्क जो फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं, और मेनोपॉज जो लास्ट मीन्स एंड में जो हो रहे होते हैं एट द एज ऑफ 50, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला है ऑप्शन वही इनकरेक्ट है, बाकी तीनों तो ठीक ही हैं, तो इसमें है ए सी एंड डी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 166, इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं अगेन। स्टेटमेंट फर्स्ट में है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन ए टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट वेराज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिनेचर्ड बाय हीट, हाँ ठीक है, ऑप्शन सही है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन ही तो होते हैं, तो टेम्परेचर पे बहुत अफेक्ट होते हैं, वो एक एक्यूरेट और पर्टिकुलर टेम्परेचर ही चाहिए होता है बॉडी की हर एक कंपोनेंट को, और स्पेशली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको तो लो टेम्परेचर होगा वो भी अफेक्ट करता है और हाई भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसी होती है, तो एंजाइम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता और वो जो इनहिबिटर है उसके साथ बाइंड कर लेता है, तो इससे क्या होता है, वो एक्चुअल में जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था वो नहीं कर पाता, तो इसीलिए इस वाले इनहिबिटर को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। इसके कंपैरिजन में दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें सबस्ट्रेट से उसकी स्ट्रक्चर मैच नहीं करती इनहिबिटर की, बल्कि वो एंजाइम के किसी अदर साइट पे बाइंड कर जाता है और उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो वो होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें बोला है, रेडियल सिमेट्री इज़ नॉट फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ फाइलम,
इसमें एक चीज़ तो श्योर है, जैसे सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा ये तो अर्लियर और लोवेस्ट फाइलम है, तो इनमें तो रेडियल सिमेट्री ही होती है। यहाँ पे डाउट हो जाता था एकाइनो पे, तो एकाइनो का तो एक्सेप्शन ही है जो हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं कि इनके जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, और एडल्ट जब बन जाते हैं तब ये रेडियल सिमेट्रिकल हो जाते हैं, पेंटामेरिक फॉर्म हो जाती है जैसे स्टारफिश वगैरह में। तो हम अगर थोड़ा सोचते हैं इनके बारे में तो भी हमें याद आ जाता है कि एडल्ट इनके रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलैटरल नहीं होते। और तो ये तीन तो ऐसे ही चले गए। तीनों ऑप्शंस में क्या है कि इनके जो एडल्ट हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन हेमिकोडेटा के लार्वल में भी और एडल्ट में भी उसमें चेंज नहीं होती, उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती बल्कि बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमिकोडेटा। नेक्स्ट है 168, यहाँ पे भी मैच करना है। वैसेक्टोमी सबसे पहले एक सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है। इसमें क्या होता है, मेल में जो वास डिफरेंस होता है उसको कट करके टाई कर देते हैं, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव का बेस्ट मेथड मानते हैं। बेस्ट तो है लेकिन इरिवर्सिबल है, तो ये इसकी ड्रॉबैक हो जाती है। अदरवाइज ये कॉन्ट्रासेप्टिव वे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट है कोइटस इंटरप्टस, दिस इज़ द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैप्स, ये बैरियर मेथड होते हैं जो सर्विक्स में जो कैप्स फिट की जाती हैं सो दैट कि एग्स और स्पर्म का फ्यूज़न ना हो, मींस उनको एक बैरियर लगाया जाता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज सहेली, ये तो हमें पता है टैबलेट होती है और ये ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। जो पेप्टिक सेल्स होती हैं उनको चीफ सेल्स भी बोलते हैं, और ये जो प्रो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन उसको सिक्रेट करती हैं। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, क्योंकि पेप्टिक वाले का हो गया। गोबलेट सेल्स म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। ऑक्जेंटिक और द पैराइटल सेल्स ये इंटेस्टाइन में होती हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर फिर वो जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो इसीलिए। और नेक्स्ट जो फोर्थ बच गया हेपेटिक सेल्स, ये हमें पता ही है बाइल जूस को सिक्रेट करती हैं। जो बाइल जूस है उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल से बेसिकली बने होते हैं, और जब ये फूड पे वर्क करते हैं इनका मेन काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन उन पे वर्क नहीं कर सकते, वो फैट होते हैं, मतलब वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, तो जो प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं वो उन पे डायरेक्ट फंक्शन नहीं कर सकते। तो जो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, उनके साथ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि एंजाइम्स उस स्ट्रक्चर को अप्रोच कर सके और प्रॉपर डाइजेशन हो सके, मतलब एंजाइम्स उस स्ट्रक्चर पे जाके उसको डाइजेस्ट कर सके, सिंप्लीफाई कर सके, इसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्लड कॉर्पसेल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। तो इसका आंसर होगा टी हेल्पर सेल्स। सबसे पहले जो HIV है वो इन्हीं सेल्स की हेल्प लेता है और बॉडी में डिवाइड करता है, इसीलिए थोड़े टाइम के बाद हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। टी हेल्पर सेल का यूजुअली जब नॉर्मल होते हैं हमारी बॉडी में फंक्शन होता है कि जैसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये बी सेल्स को मैसेज देती हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए कि मतलब उसको पूरा डिटेल बताते हैं कि दिस टाइप का एंटीजन है और ऐसे ऐसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। तो अगर टी हेल्पर सेल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी को, हमारी बी सेल्स को बेसिकली मैसेज नहीं जा पाएगा और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। वाइटल कैपेसिटी में पूछा है, हमें पता है कि 3 ही वॉल्यूम मिलके वाइटल कैपेसिटी बनाते हैं। जो रिजर्व वॉल्यूम है उसका कोई काम नहीं होता वाइटल कैपेसिटी में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों मिलके ही वाइटल कैपेसिटी बनाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़, A protein is imagined as a line, the left hand represented by first amino acid C-terminal and the right hand represented by last amino acid N-terminal। ये स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई। इसका जो लेफ्ट हैंड टर्मिनल होता है वो N-terminal होता है और जो राइट हैंड होता है, जो लास्ट वाला हम बोलते हैं
वो सी टर्मिनल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 ऑफ अल्फ़ा एंड 2 ऑफ बीटा। हाँ ये ठीक है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा ये 98% ऑफ द एडल्ट ह्यूमंस में मिलती है, और 2% ह्यूमन अडल्ट में अल्फ़ा और डेल्टा होती है, और जो फीटस होते हैं उनमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 गामा चेन होती हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है फर्स्ट वाला, कि स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 173। इसमें असर्शन रीजन दिए हुए हैं। फर्स्ट है असर्शन, एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड्रोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस होती है, उसी में तो ब्लास्टोसिस्ट जाके एम्बेडेड होता है, मतलब इम्प्लांट होता है, और उसकी प्रॉपर थिकनेस नेसेसरी होती है फॉर द इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है रीज़न, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स दैट कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये भी ऑप्शन करेक्ट है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टाइम के बाद डिजेनरेट हो जाता है, और जब तक वो था तब तक वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। आफ्टर दैट प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाता और एंडोमेट्रियम भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाती है। ऑप्शन तो दोनों ठीक हैं, लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को। ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कहेंगे बल्कि दो अलग अलग सिचुएशन की बात होगी, कि एक तो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब की, और एक है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब की। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, बट दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप और द सेट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एक्सहिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। इसका आंसर आएगा थर्ड, नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फ्लेंजर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली थी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पूछे हैं, क्योंकि मार्सुपियल्स में वॉल्फ और ये जो फ्लाइंग स्क्विरल है, वॉल्फ है, ये तो नहीं आएंगे। तो हमें इसका ध्यान से आंसर करना था कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ही पूछे हैं जिनमें एडेप्टिव रेडिएशंस हों। तो इसके हिसाब से नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस जो थर्ड वाला है वही आंसर होगा। नेक्स्ट है 175, इसमें मैच करना है। फर्स्ट वन है हीरोइन, देन मैरिजुआना, कोकेन और मॉर्फिन, चारों को मैच करना है। इसका सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा। जैसे ए का 2, जो हीरोइन होती है वो हमारे बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देती है। देन मैरिजुआना का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट होता है। थर्ड वन है कोकेन, कोकेन एक पेन किलर होती है। और डी जो मॉर्फिन है दैट इज़, सॉरी मैं ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, दोबारा करते हैं। इसका ऑप्शन होगा सेकंड, जो हीरोइन है वो स्लो डाउन्स द बॉडी फंक्शन। देन मैरिजुआना इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कोकेन इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, और मॉर्फिन है इसका आंसर होगा पेन किलर। इसमें ऐसा था कि अगर आपको एक का भी पता है ना तो वो इजीली हो रहा था। जैसे मैं बताऊं तो मुझे सिर्फ मॉर्फिन का पता था कि ये पेन किलर है, बाकी ऑप्शंस इतना करेक्टली मुझे नहीं पता थे। तो जैसे ही मैंने मॉर्फिन का पेन किलर मैच किया तो वही सिर्फ ऑप्शन में था। तो ऐसे भी कई क्वेश्चंस थे कि अगर आपको एक का पता है तो बाकी सारे हो जा रहे थे। इसीलिए थोड़ा ये जो मैचिंग वाले होते हैं ना थोड़ा सा ईजी होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। हीरोइन बेसिकली ओपोइड की कैटेगरी से बिलोंग करती है, और ये एक डिप्रेसेंट है जो हमारी बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देती है। और मॉर्फिन को पेन किलर में यूज़ करते हैं, जैसे किसी की सर्जरी हुई हो तो उनको दे देते हैं, या फिर किसी को हाइपर अटैक आते हो तो उनको स्लो डाउन करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए भी मॉर्फिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, इसमें मैच करने हैं रिंगवॉर्म, फिलारियासिस, मलेरिया एंड निमोनिया। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि जैसे रिंगवॉर्म है ये एक तरीके की फंगस से होती है। तीन डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जिसमें से एक ट्राइकोफाइटोन है। नेक्स्ट है फिलारियासिस विचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है, जिसमें जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस विचेरिया, और वो स्वेलअप हो जाती हैं।
नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। वैसे तो 4 स्पीसीज़ हैं जो ह्यूमंस में कॉज करती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सिपैरम, ओवेल और मलेरियम। तो वाइवेक्स सबसे कॉमनली स्टडीड स्पीसीज़ है जो हम पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से होती है, ये एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशन। ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये आयनाइजिंग रेडिएशन को अफेक्ट नहीं करता, उस चीज़ के लिए हम इसको इम्प्लांट नहीं करते, बल्कि जो एग्जॉस्ट निकल रहा होता है उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर होता है उसको, उसके 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव कर देता है। ये मतलब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है तो वो पर्टिकुलेट मैटर वहाँ पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला है। नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। अगर मतलब छोटा होता है उसका जो लूप ऑफ हेनले की अगर लेंथ कम है तो हम उसको कॉर्टिकल बोलते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उसको जक्स्टा मेडुलरी बोलते हैं। नेक्स्ट रीजन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेयरएज कॉर्टिकल हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी दी हुई है जैसा मैंने बोला, तो इसकी वजह से रीज़न जो आर दिया गया है वो गलत हो जाएगा और जो फर्स्ट असर्शन है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो कॉर्टिकल होता है वो कॉर्टिकल का मतलब है कि सिर्फ कॉर्टेक्स में ही रह जाता है उसका सारा पोर्शन, लूप ऑफ हेनले उसका छोटा होता है। और जक्स्टा मेडुलरी मतलब कुछ तो पोर्शन मोस्टली कॉर्टिकल में है लेकिन तो जो लूप ऑफ हेनले वो मेडुला में एक्सटेंड हो गया है, तो इसीलिए इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। तो साइटोस्केलेटन में मेनली 3 तरीके के फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें मोटिलिटी ही इसका आंसर आता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम नहीं होता है। मोटिलिटी में इसलिए होता है क्योंकि जो नए स्ट्रक्चर बनते हैं, मान लो जैसे अमीबा की बात कर रहे हैं, तो जो अमीबा मूव कर रहा है, नए नए सूडोपोडिया वगैरह बनाने में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन, जैसे एक्टिन फिलामेंट उसमें हेल्प करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम ये कह सकते हैं कि मोटिलिटी में ये हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटन। बाकी जो है न्यूक्लियर डिवीज़न, ट्रांसपोर्टेशन, ये अगर आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ साइटोस्केलेटन का डीप इनसाइड रोल है, लेकिन अगर बेसिक रोल देखें तो सिर्फ मोटिलिटी में होता है। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन और न्यूक्लियर डिवीज़न भी साइटोस्केलेटन की हेल्प से होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे न्यूक्लियर डिवीज़न में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प कर रही हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स हेल्प करते हैं। आगे हायर स्टडीज़ में आपको कुछ कुछ मेन मॉलिक्यूल्स का पता चलेगा, लेकिन इस लेवल पे मोटिलिटी ही इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीजेज इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। इसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, हमें पता ही है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम वाले जो पर्सन होता है उसमें क्या होता है, मोलिकुलर लेवल पे देखें तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी एक एडिशनल कॉपी होती है उसमें, और उसके सिम्टम्स होते हैं जैसे ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीजेस, शॉर्ट स्टैचर्ड मतलब छोटी हाइट का होगा वो बंदा, और राउंड हेड होगा, और फरोड टंग होगी, और पार्शली ओपन माउथ होगा। और ऐसे बोलते हैं कि वो जो पर्सन है वो मतलब ज़्यादा एज तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब ये तो ठीक है कि न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए नहीं होता, आइदर प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो। बेसिक जो स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन होती है डीएनए की वो तो सेम ही होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नेक्स्ट है इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। हाँ ये ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन जो प्रोकैरियोट्स में तो प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए से बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, तो उनको
हिस्टोन नहीं कहते, उनको मतलब पोलियमाइंस या प्रोटामाइंस ऐसा कुछ बोलते हैं, हायर स्टडीज़ में प्रोटामाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। तो इसमें ईसीजी वेव में क्या होता है, ईसीजी स्टैंडर्ड ईसीजी में जैसे 3 वेव हमें दिखती हैं, पी, क्यू आर एस और टी। तो पी वेव क्या दिखाती है, जो हमारा एट्रिया है उसका इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दिखाती है, मतलब डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। देन जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को शो करता है, जो कि मतलब दैट इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देन जो थर्ड वेव होती है टी वेव, वो क्या होता है, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के लिए, मतलब वेंट्रिकल्स आर रिटर्निंग टू देयर पोजीशन टू द नॉर्मल स्टेट, तो वो रीपोलराइजेशन को दिखाते हैं। तो इसलिए इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि पी वेव है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को दिखाती है, क्यू वेव फर्स्ट वन बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल दिखाती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेव क्या दिखाती है, हाँ, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, मीन्स टी वेव हो जाएंगी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, चारों स्टेटमेंट्स में से तो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी, डिक्रीजेस तो नहीं आएगा, इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि एल्गल ब्लूम इतनी ज़्यादा हो जाती है तो लाइट की पेनेट्रेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती हैं, तो फिश की मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। ये यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन नहीं है, हाँ ऑब्वियसली एक स्टेप ज़रूर है यूट्रोफिकेशन में कि अगर डोमेस्टिक सीवेज इंक्रीज़ होगा, वेस्ट वाटर इंक्रीज़ होगा, और जो मतलब ऐसा वाटर जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स के आयंस होंगे, तो उसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होगा। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है यूट्रोफिकेशन की कि सीवेज का इंक्रीज होना। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डीडीटी का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि ईच सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल्स पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, बल्कि लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो मींस जनरेशन बाय जनरेशन इंक्रीज होते रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो हायर ट्रॉपिकल लेवल पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है डीडीटी में, और मरकरी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे बर्ड्स में बोला गया है कि एकदम हाई लेवल पे उनको क्या होता है कि वो जो एग्स ले करते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है यूजुअली, बट अगर डीडीटी डिपॉजिट हो जाता है उनमें तो वो इतनी प्रोन टू डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम। नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, बल्कि इंक्रीज आएगा, इंक्रीमेंट होता है एल्गल ब्लूम में अगर लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट है 184, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, हाँ ठीक बात है। सेकेंड इज़ वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। तो ये भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि जो कोविड वाली सिचुएशन है उसमें भी तो ऐसा ही हुआ है। जो वायरस है उसका जीनोम आरएनए है, और जैसे थोड़े थोड़े दिनों बाद हम लोग देख रहे थे कि एक नया स्ट्रेन आ गया, तो उसका रीज़न यही था कि वो आरएनए का बना हुआ है उसका जेनेटिक मटेरियल, और वो इतना जल्दी म्यूटेट कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है फास्टर, कि हमारी जो रेट है ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स एंड उससे कॉप करने की वो इतनी स्लो रह जाती है, और वो म्यूटेट फास्टर रेट पे कर जाता है, और यही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है 185, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ये एनसीईआरटी में दिखाया भी गया है, और इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो कंसेंजिनस मैरिज होती है, मतलब मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, उसको इस सिंबल से दिखाते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एट्सेट्रा आर। वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का, ये पूछा है। तो हमें पता है वो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों मिलके ही ये सारे काम करते हैं।
इनका ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें ब्रेन के पार्ट फिक्स नहीं है कि दिस एंड दिस मच पार्ट इज़ लिम्बिक सिस्टम। उसमें एक एरिया है जो और पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, हम फंक्शंस की हेल्प से उस एरिया को डिफाइन कर रहे हैं कि ये लिम्बिक सिस्टम है। तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों ही ऐसी लिस्टेड फंक्शंस को करते हैं। इसके बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मिड ब्रेन का पार्ट होती हैं और 4 राउंडेड स्वेलिंग्स होती हैं जो कि मिड ब्रेन का थोड़ा बहुत जो फंक्शन है वो विजन में होता है। नेक्स्ट है जो कॉर्पस कैलोसम है, ये हमें पता है नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक होता है जो कि लेफ़्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। और थैलेमस हमारे फोरे ब्रेन का ही कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन स्टेम की बात करें तो इसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा ये सारे आते हैं, ये ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे मेडुला ओब्लोंगेटा की तो हमें पता है जो जैसे कि कार्डियक वाले हो गए और गैस्ट्रिक वाले हो गए, इन ऐसे ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो नॉन वॉल्यूंटरी टाइप होते हैं। पॉन्स में हमें पता है कि कीमोटैक्टिक सेंटर प्रेजेंट होता है, कीमोटैक्टिक इन द सेंस जो केमिकल्स को सेंस करता हो। और मिड ब्रेन में हमने पढ़ी लिया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग टाइप है, तो इसको हम देख लेते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ये तब होती है जब लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन होती है, मतलब सेकंड ऑप्शन आएगा। इसमें जो ग्राफ बनता है वो एस शेप का बनता है, मतलब और इसके 5 फेज होते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत स्लो ग्रोथ होती है, फिर एक एस फेज आता है, मतलब थोड़ा स्टीप हो जाता है, ज़्यादा ग्रोथ होती है कम टाइम में, और फिर फाइनल क्या होता है कि एसिम्प्टोमेट स्टेज आती है कि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं इंक्रीज़ होती है। तो एस शेप का ग्रोथ कर्व बनता है, दैट इज़ लॉजिस्टिक टाइप ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है कि हम मान लो अगर बहुत सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं तो जे शेप का जो कर्व बनता है दैट इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल, बट मतलब नेचर में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, ये तब होता है जब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव, एंड देन सबसे कम होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। देन है स्टेबल एज पिरामिड, ऐसा पिरामिड तब होता है जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स का परसेंटेज सेम होता है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं जैसे यूएसए, कनाडा, इनकी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है ऐसा ग्रोथ पिरामिड, मींस एज पिरामिड। और जो एक्सपेंडिंग है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ऐसे ऐसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो इसमें स्विच ऑफ तो नहीं आएगा ऑस्मो रिसेप्टर को, अगर एक्सेसिव लॉस हो रहा है तो ऑस्मो रिसेप्टर को ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट है एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। हाँ बिल्कुल ठीक है, एडीएच का नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेसिस का अगेंस्ट है, तो ऑब्वियस है ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है एएनएफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वेजोडाइलेशन। हाँ ये तब रिलीज होता है जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है ब्लड वेसल्स में और एट्रिया ऑफ द हार्ट वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करता है। तो जैसे ही अगर ऐसा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो एएनएफ रिलीज होता है उसके वॉल से, एट्रिया ऑफ द हार्ट से, और ये वेजोडाइलेशन कॉज करता है। नेक्स्ट है एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एडीएच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर। नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इस कंडीशन में रिलीज़ होता है। जीएफआर जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होती है, नॉर्मल से कम हो जाती है, तब एडीएच सिक्रीट होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और
ये इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से जीएफआर में इंक्रीज होता है। तो इसके हिसाब से बी, सी एंड डी करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शंस। नेक्स्ट है 189, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट। कॉर्डेट्स का बताना है करेक्टर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ ए मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड। तो ये यहाँ पे ही गलत हो गया है, डबल नहीं होती हमें, सिंगल होती है। डोर्सल होलो होती है, डोर्सल होलो एंड सिंगल नर्व कोड होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट, डोर्सल नहीं होता हमारी बॉडी में, जो कॉर्डेट होते हैं उनमें वेंट्रल हर्ट होता है, जबकि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें डोर्सल हर्ट होता है। नेक्स्ट इज ई ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं लेकिन स्यूडोसिलोमेट्स नहीं हैं, ट्रू सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं हम लोग। तो इसके हिसाब से इसमें हो जाएगा बी एंड सी ओनली, सिर्फ यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमोफिज्म। ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन बन गया और ये इजी भी है। अगर इसकी हम थोड़ी सी ट्रिक याद रख लें तो हमें दोनों चीज़ें याद हो सकती है। इसमें बस यही याद रखना है कि मेल हो या फीमेल हो, एनल सिरकाई दोनों में होंगे, लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होते हैं। स्टाइल से ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के भी यूज़ कर सकते हैं कि मेल ज़्यादा स्टाइलिश है कॉकरोच के केस में और फीमेल कम है, तो यहाँ पे उससे याद हो जाएगा। और ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है। तो अगर करेक्ट फीचर पूछा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, क्योंकि एनल सिरकाई तो दोनों में होते हैं और डार्क ब्राउन बॉडी भी दोनों की होती है, और स्क्लेराइड्स तो वो उनके स्केल्टन का पार्ट ही है, मतलब काइटिनियस स्केल्टन ही है, तो वो दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, दो स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये स्टेटमेंट इतनी बार रिपीट होती है हर एक एग्जाम में कि जी नॉट फेज में भले ही सेल हो लेकिन वो इनएक्टिव नहीं होती है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेस। तो इसका ये हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि इनएक्टिव नहीं होती है वो, मतलब प्रॉपरली एक्टिव होती है वो सेल, जी नॉट वाली भी। और जो सेकंड वाली है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम है वो एस फेज में ही डुप्लीकेट करता है। तो इस 191 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द थायरॉयड हार्मोन। बेसिकली थायरॉयड हार्मोन के फंक्शन पूछे हैं। तो फर्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये तो ऑब्वियस फंक्शन ही है थायरॉयड हार्मोन का। देन नेक्स्ट इज नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप अवेक साइकिल, ये नहीं है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम तो बेसिकली जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसके अंडर द कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, हाँ ये हो सकता है, ये मीन्स इरिथ्रोसाइटोसिस को सपोर्ट करता है थायरॉयड हार्मोन। तो इसके अकॉर्डिंग बी और सी इसके करेक्ट फंक्शन नहीं है थायरॉयड हार्मोन के। बी एंड सी नहीं, सी एंड डी। बी तो है ही, बेसल मेटाबॉलिक रेट तो कंट्रोल करता ही है। बेसिकली थायरॉयड हार्मोन के फंक्शन ही ये होते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट की रेगुलेशन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना और आरबीसी की फॉर्मेशन में सपोर्ट करना। जबकि जो स्लीप वेक साइकिल होता है उसमें मेलाटोनिन हार्मोन काम करता है और इम्यून सिस्टम में थाइमस ग्लैंड काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, which one of the following is the sequence on the corresponding coding strand if the sequence on the mRNA formed is as follows। इस चीज़ का बस एक ध्यान रखना है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसका सीक्वेंस सेम होता है एज द mRNA, बस वो U वाला ट्रांजिशन सेम नहीं होता, वो सिर्फ mRNA में होता है। मतलब बाकी जो सीक्वेंस होता है और जो पैरेललिटी होती है, मतलब जो पोलैरिटी होती है स्ट्रैंड्स की, वो सेम होती है। अगर mRNA का 5 to 3 रीड कर रहे हैं तो कोडिंग स्ट्रैंड का भी 5 to 3 ही होता है।
तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं और जो एक स्ट्रैंड है उसका आरएनए बन रहा है, तो उस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं नॉन कोडिंग, और जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री था डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड उसको बोलते हैं कोडिंग। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नया स्ट्रैंड बना है, मान लो यहाँ पे आरएनए बना है, उसका सीक्वेंस और जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का जिससे ये एमआरएनए नहीं बना है, उन दोनों का सीक्वेंस सेम होता है, तो इसीलिए उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल दिया गया है। ऑल्दो कोड दूसरा स्ट्रैंड कर रहा है, लेकिन सीक्वेंस की सिमिलैरिटी होने की वजह से दूसरे स्ट्रैंड को ही दूसरे स्ट्रैंड को ही कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। इसलिए जो जैसे कि इस क्वेश्चन में है 5 to 3 AU से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा वो 5 to 3 ही स्टार्ट होगा। तो AU से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ पे A है तो A है, वहाँ पे अगर RNA में U है तो यहाँ पे U तो नहीं होगा, यहाँ पे T होगा। यही RNA DNA का तो ये तो बेसिक फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5AT, आगे C G एंड A यहाँ पे सेम है, देन U आया, वहाँ पे T आ जाएगा और थर्ड तक ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा और फोर्थ वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 194, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हेयर, स्पिना एंड मेमरी ग्लैंड्स। तो ये तीनों चीज़ मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो हेयर, पिना और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट नहीं होती है मैमल्स में, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मतलब हमारे में कोई लार्वल या प्यूपा स्टेज ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है मोनोकोंडाइलिक स्कल, और इसमें देखें तो मोनोकोंडाइलिक स्कल सिर्फ रेप्टाइल्स में और एव्स में प्रेजेंट होती है, जबकि मैमल्स और एम्फीबियन दोनों में डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट होती है। डाइकोंडाइल बेसिकली ये स्केलेटल सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारे ब्रेन को, ये जो मतलब स्कल वाली बोन्स को वर्टिब्रे से कनेक्ट करते हैं, तो वो कोंडाइल, उस वाले पार्ट को कोंडाइल बोल रहे हैं। और जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो ये यूनिक करेक्टर नहीं है मैमल्स का, क्योंकि ये करेक्टर एम्फीबियंस में भी प्रेजेंट है। तो मैमल्स के सिर्फ जो हेयर, पिना और मेमरी ग्लैंड, यही करेक्टर्स यूनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग की एडवांटेज कौन सी नहीं है? मतलब सबसे पहले हम लोग ये ढूंढ लेते हैं कि इन ब्रीडिंग की एडवांटेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग। हाँ, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन एडवांटेज तो नहीं है इन ब्रीडिंग की, बल्कि डिसएडवांटेज है कि बार बार कंटिन्यूअस अगर करवाएंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, तो ये तो ऑप्शन अबाउट द इन ब्रीडिंग ही इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। एंड नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इट। हाँ, ये जो थर्ड और फोर्थ है ये इन ब्रीडिंग की एडवांटेज है, और जो सेकंड वाला है वो इसके बारे में इनकरेक्ट है, क्योंकि ये डिक्रीज़ नहीं करती बल्कि इंक्रीज़ करता है होमोजाइगोसिटी। तो अभी हम देखते हैं कि एडवांटेज कौन सी नहीं है इन ब्रीडिंग की, तो वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये अगर कंटिन्यूसली इन ब्रीडिंग करते हैं पॉपुलेशन में तो ये प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करती है, जो कि सच है, तो इसकी एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये WBCs के बारे में पूछा हुआ है। सो फर्स्ट वन इज़ बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC। मोस्ट अबंडेंट नहीं होते हैं, ये लीस्ट सेल्स ऑफ द टोटल WBC होते हैं। इवन जब हम 100 सेल्स को काउंट करते हैं तो हो भी सकती हैं ये सेल्स और नहीं भी, मतलब इनकी जो परसेंटेज होती है वो 0.5 to 1% होती है, मतलब कभी मिल भी जाएं कभी ना भी, तो ये लिस्ट होती हैं। नेक्स्ट है बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इसी वजह से इनके अंदर मतलब हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और हेपेरिन होने की वजह से ही ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करती हैं। नेक्स्ट इज बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस। किडनी शेप नहीं होता, इनका कोमा शेप न्यूक्लियस होता है। किडनी शेप तो मोनोसाइट्स का होता है। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए नहीं होती, ये ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। बेसिकली जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल ये ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, और लिम्फोसाइट्स और जो मोनोसाइट्स हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे फोर्थ में दिए हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
फर्स्ट वन इज़ टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लैप्टोटीन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जाइगोटीन स्टेज में ही टेट्राड फॉर्मेशन मतलब कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एनाफेज में ही सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पैकाइटिन में नहीं होता, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। पैकाइटिन में तो बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर वो एक्चुअल टेक प्लेस कर रही है, और डिप्लोप्टीन के एंड में जब वो चियाज़मेटा स्ट्रक्चर बनती हैं तो उसके बाद जब डाइकाइनेसिस आती है स्टेज, उसमें टर्मिनलाइजेशन होता है स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ERR रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, हाँ ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि टीलोफेज में ये सारी चीज़ें रीफॉर्म होने लग जाती हैं। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम की सिस्टर के क्रोमैटिड के बीच में नहीं होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली B एंड D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि थर्ड में है, 197 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 198, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो इसमें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये कॉकरोच मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है यूरिकोज ग्लैंड, हाँ ये होता है नेफ्रोसाइट और फैट बॉडी, हाँ ये तीनों कॉकरोच में होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड जो फीमेल कॉकरोच होती है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके अराउंड जो वाइट लेयर सिक्रीट होती है, मतलब ऊथेका बोलते हैं या फिर एग केस बोलते हैं, उसको सिक्रीट करने में हेल्प करती है कोलेट्रल ग्लैंड, तो ये एक्सक्रीटरी नहीं है। जो बाकी बच गए B, C एंड D ऑप्शन, हाँ तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं।